हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सच में अपना टारगेट 95% रखे हैं और ईमानदारी से आप पढ़ते हो क्लास 10th में, इसमें सोच रहे हो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे तरीके से मैं पास होऊँ, अच्छा मार्क्स मिले, 95 मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, ऐसे मार्क्स मिले, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। इसी वीडियो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ के रहिए और जितने वीडियो में बनाऊंगा सब वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। 10th केमिस्ट्री जो मैं आज में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, इसमें से मात्र दो प्रश्न, 5 में से मैं गारंटी लेता हूं 2 प्रश्न तो आपको आना ही आना निश्चित है 2022 बोर्ड एग्जाम में। आप प्रश्न देखोगे, आप पढ़े लिखे हो, आपको खुद नॉलेजमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मैं लेकर आया हूँ। देखिए पहला प्रश्न कितना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि जब लोहे की कील को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किस में डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम डुबोया जाता है तो विलयन का जो रंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है ऐसा? जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का जो रंग होता है ना वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे उत्तर इसका लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोहा जो होता है ना कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से ये तय हो गया कि लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जब लोहे को हम कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोते हैं तो क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, वहाँ से विस्थापित कर देगा। भाई लोहा जाहिर सी बात है कि अधिक क्रियाशील होगा तो इसको तो विस्थापित कर ही देगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं रिएक्शन भी इसका दिखा रहा हूँ, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट। तो देखिए जो लोहा है आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मिला रहा है, तो मिलने के बाद देखिए क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये रिएक्शन भी लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। ठीक है, जब लोहा जो कॉपर को विस्थापित कर देता है तो कॉपर लोहे की कील पर क्या कर जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम जाता है, तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, जमने के बाद किसका विलयन प्राप्त होता है, आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। जिसका रंग क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। तो सिंपल है प्रश्न, आपको समझ में आया ना। प्रश्न क्या बोला था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जो लोहे की कील होता है कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए क्या करता है लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, और विस्थापित कर देता है तो कॉपर लोहे की कील पर आके क्या जाता है, जम जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जमने के कारण आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। किसका, आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ठीक है, बस यही बात है, और ये प्रश्न नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यह आपका जो प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रश्न को इग्नोर ना करें, आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया ना, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी, जिसे दहन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे भी आपको किसी कीमत पे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहते हैं और एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको पूछ रहा है, और कह रहा है कि उदाहरण भी देना है इसका। तो चलिए हेडिंग डालिए पहला आप लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। लिखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बात सिंपल है भाई, कोई भी अभिक्रिया हम जैसे कराते हैं, जैसे ए और प्लस बी मैंने अभिक्रिया किया, सी प्लस डी आ गया, तो इधर को बोलते हैं क्या, अभिकारक है, इधर बोलते हैं उत्पाद। तो ये कह रहा है कि
ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया उसे कहेंगे कि जब रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन जो आप लोगों का उत्पाद प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ये कह रहा है। देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन, हम यहाँ पे प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं, तो देखिए CH4 के साथ ऑक्सीजन, मीथेन के साथ ऑक्सीजन की तब अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, आपका क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो देखिए उत्पाद के साथ आपका ऊष्मा भी निकल रहा है, तो हम कह सकेंगे आराम से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, देख लीजिए यहीं पे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है इसमें, ऊष्मा इसमें क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा आपको हाईलाइटेड कर देना, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने पर देखिए 2NO बन रहा है, और यहाँ पे ऊष्मा देखिए अवशोषित हो रही है। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये दोनों पॉइंट आपको, जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, आपको किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको याद कर ही लेना, इन प्रश्नों को। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हमने क्या सही याद किया है, क्या गलत याद किया है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड, रासायनिक समीकरण देते हुए किसको, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 बोलते हैं, का कोई एक औपचारिक गुण समझाइए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक क्या औपचारिक गुण, औपचारिक गुण क्या होता है अभी बताएंगे, औपचारिक गुण समझाइए। तो देखिए एक सिंपल, बस बहुत ही छोटा इसका उत्तर है कि जल की उपस्थिति में यह हैलोजन का अपचयन करके अम्ल बनाती है। जल की उपस्थिति में क्या करता है यह हैलोजन का अपचयन करके क्या बनाता है, यह अम्ल बनाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं SO2, यहाँ पे आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, या जल है क्लोरीन, इन तीनों के साथ अभिक्रिया करके 2HCl और H2SO4 बना रहा है। ठीक है, अम्ल बना रहा है। ठीक है, अम्ल बना रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक औपचारिक गुण समझाना था, जो कि आप इस प्रकार व्यतीत कर सकते हो। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, इस बार इस प्रश्नों को मैं उठाया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को तो आपको पहले याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया। वो छोटा सा, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। ठीक है, सिंपल बोला है, सिंपल। और रिएक्शन आपको जरूर लिख लेना है, रिएक्शन आप हमेशा देते रहोगे। ठीक है, कॉपी में लिखते समय। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तो किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर चौथा यह बोल रहा है यहाँ पे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो श्वसन है ना, श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि श्वसन को जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कंडीशन होता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहना पड़ता है। लिखा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो भोजन होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है। इसके अंतर्गत जो भोजन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को क्या कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो यही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया था, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि श्वसन करते समय हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जाहिर सी बात है ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो कहलाएगी क्योंकि जस्ट हमने आगे पढ़ा है। तो वही बात है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जिसके फलस्वरूप क्या हमें मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न मिलती है, जो हमारे शरीर को क्या कार्य करने में शक्ति प्रदान करती है। तो जाहिर सी बात है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा ही, क्योंकि ऊर्जा का यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देना चाहूँगा। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन में तब अभिक्रिया कराया, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहाँ पे ऊर्जा निकल के आया। तो ये आपको रिएक्शन भी साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है,
तो एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको पूरा फुल नंबर देगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक क्लियर हो गया ना। कोई दिक्कत कोई डाउट हो आप लोगों को बताइए। कोई डाउट नहीं है, सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा उसको आपको पहले याद कर लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्लियर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 5वां तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP प्रश्न है, ठीक है। 5वां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, देखिए ध्यान समझिए, जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसे हम अपचयन या उपचयन कहलाता है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उपचयन या अपचयन भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल रेडॉक्स अभिक्रिया तो एकदम सिंपल है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, वही अभिक्रिया आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या तो इसको आप उपचयन या अपचयन कह सकते हो, ठीक है। सिंपल, जैसे आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझोगे तो क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ मैंने हाइड्रोजन मिलाया तो यह कॉपर और जल बनाया। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड देखिए यहाँ पे चेंज होकर क्या बनाया, सिर्फ कॉपर। ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा दिया, इसलिए ऑक्सीजन हटा दिया क्योंकि यहाँ अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे पहले अभिकारक, एक अभिकारक में क्या यहाँ लिखा है कि एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए एक अभिकारक का यहाँ पे तो ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे अभिकारक का अपचयन। तो यहाँ पे एक तो अपचयन हो गया पहले अभिकारक का, और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या यहाँ पे सिंगल था, हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की प्राप्ति, ऑक्सीकरण मतलब कि किसी की एक प्राप्ति होती है, और अपचयन मतलब कि कोई एक चीज़ एलिमेंट्स वहाँ तत्व यौगिक हट जाता है वहाँ से। तो देखिए एक अभिकारक के साथ अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक के साथ यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या तो आप इसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैंने टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात किया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे याद कर लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ विश्वास रखिए हमारे पे, और हमारे साथ पढ़िए। अगर 95% नहीं आया तो कहिएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँगा आप उतना पढ़ेंगे तब तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।